हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सूरज एंड आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल फिल्टर्ड केमिस्ट्री में स्वागत करता हूं। तो आज हम पढ़ेंगे क्वांटम नंबर। एक क्वांटम नंबर का पार्ट 1 वीडियो है और पार्ट 2 वीडियो जल्द ही आ जाएगा। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जो 4 क्वांटम नंबर से वो कहां से आए और उसके बारे में डिटेल में, जो NL प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, अजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर, जो NL MS जो 4 क्वांटम नंबर हैं उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो पढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब करें और पास वाले बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुँच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं क्वांटम नंबर्स। तो चलिए चलते हैं क्वांटम नंबर की ओर और देखते हैं क्वांटम नंबर हमारे कहाँ से डिराइव हुए। देखिए, हमारे बोर ऐसे पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने हमको बताया कि इलेक्ट्रॉन क्या है। इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है और वो क्या करता है ना, न्यूक्लियस के चारों ओर फिक्स सर्कुलर पाथ में, जिसको उन्होंने ऑर्बिट बोला था, उसके अराउंड क्या करता है, रिवॉल्व, न्यूक्लियस के अराउंड फिक्स सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करता है या मूव करता है। लेकिन हमारे उसके बाद हमारे डी ब्रोगली आए जिन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन पार्टिकल होने के साथ साथ उसके साथ क्या है, वेव कैरेक्टर भी है। ये क्या कौन बताए थे, डी ब्रोगली और हाइजेनबर्ग ने ये मिलकर बताया था कि उसके अंदर वेव कैरेक्टर भी है। तो उसके बाद हमारे एक नए मॉडल सामने आए जिसको हम बोलते हैं वेव मैकेनिकल मॉडल, वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम, और इसको आप क्या बोल सकते हैं, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। ये एक नया मॉडल हमारे सामने आए। तो देखिए, उस वक्त हमारे जो साउंड वेव है उसकी इक्वेशन डिराइव हो चुकी थी, लाइट वेव है उसकी भी इक्वेशन डिराइव हो चुकी थी। अब बारी थी हमारे इलेक्ट्रॉन वेव, जिसको हम बोलते हैं मैटर वेव। क्या बोलते हैं, मैटर वेव। ये एक पार्टिकल है या मैटर है जो वेव की तरह बिहेव करता है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, मैटर वेव। ये कंसेप्ट बनाया गया था, इलेक्ट्रॉन को एक वेव ये कंसेप्ट क्या मान रहा था, इलेक्ट्रॉन को एक वेव मान के ये कंसेप्ट दिया गया था। ये कंसेप्ट में बेसिकली हमारा बताया गया था कि इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन एक वेव है। तो हमारे उसके बाद साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट करके हमारे वेव इक्वेशन को निकालने के लिए चल पड़े। उसके बाद हमारे पहले साइंटिस्ट थे श्रोडिंगर, इरविन श्रोडिंगर। उन्होंने क्या दिया था, इरविन श्रोडिंगर हमारे क्या दिए थे, वेव इक्वेशन दिए थे। ये पहले से साइंटिस्ट थे जिन्होंने कि वेव इक्वेशन दिया था। उनका जो वेव इक्वेशन था वो क्या मान रहे थे, इलेक्ट्रॉन को वो एक प्रोबेबिलिटी वेव मान रहे थे। वो क्या मान रहे थे, इलेक्ट्रॉन को वो एक प्रोबेबिलिटी वेव। ऐसा क्यों, देखिए, हमारे इलेक्ट्रॉन जो है पार्टिकल नहीं है, उसका एक फिक्स जगह नहीं है। वो क्या करेगा, ये वेव है, वो क्या करेगा, चारों ओर ऐसे उसका प्रोबेबिलिटी है, एक जगह पे वो फिक्स नहीं रहता, उसका प्रोबेबिलिटी यहाँ हो सकता है, अगर यहाँ है तो यहाँ हो सकता है, एक प्रोबेबिलिटी वेव है। वेव तो एक जगह कांस्टेंट नहीं रह सकता ना। जो इरविन श्रोडिंगर ने इलेक्ट्रॉन को प्रोबेबिलिटी वेव माना था, वह मैटर वेव माना था। प्रोबेबिलिटी वेव या मैटर वेव। उन्होंने जो वेव इक्वेशन दिए थे वो 3D में दिए थे, क्योंकि हमारा जो स्पेस है वो 3D में है। तो इन्होंने जो इक्वेशन दिया था, श्रोडिंगर्स इक्वेशन में यहाँ पे लिख लेता हूँ। उन्होंने इक्वेशन क्या दिया था, d² psi अपन dx² प्लस d² psi अपन dy² प्लस d² psi अपन dz² प्लस 8 pi² m अपन h e माइनस बी होल इंटू psi इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन उन्होंने दिया था वेव का। उन्होंने बताया कि वेव इक्वेशन है। तो इससे सॉल्व करके हमारा जो साई स्क्वायर आएगा, यहाँ जो साई है इसका जो स्क्वायर आएगा वो क्या बताएगा, इलेक्ट्रॉन का प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन। ये हमको क्या बताएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन। इसके साई को सॉल्व करके, ये सॉल्व करना हमारे बस की बात नहीं, इसको सॉल्व करके जो साई स्क्वायर निकलेगा उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन। साई स्क्वायर क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन है साई स्क्वायर। तो इसके बाद इस और इक्वेशन को सॉल्व करके हमारे 3 वेरिएबल्स आए। इस इक्वेशन को सॉल्व करके
हमारे क्या है 3 वेरिएबल्स आए। जो 3 वेरिएबल्स आए उनको हम बोलते हैं 3 क्वांटम नंबर। देखिए हमारे क्वांटम नंबर 4 है, लेकिन हमारा जो चौथा क्वांटम नंबर है वो यहाँ से डिराइव नहीं हुआ था, इससे डिराइव हुआ था हमारे 3 क्वांटम नंबर। इस इक्वेशन को सॉल्व करके हमारे आए थे 3 वेरिएबल्स, जिससे हमारा क्या मिला 3 क्वांटम नंबर। हमारे इससे क्या आया 3 क्वांटम नंबर N L M। आगे हम इस तीनों को डिस्कस करेंगे। तो हमारा पहले जान लेते हैं कि क्वांटम नंबर है क्या। हमारा क्वांटम नंबर है क्या। तो जो क्वांटम नंबर है ये क्या बताता है, इलेक्ट्रॉन का लोकालिटी बताता है। ये क्या बताता है, लोकालिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन किस एरिया में रह रहा है, वो किस लोकालिटी में रह रहा है, ये क्या बताता है हमको, लोकालिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन बता रहा है। लेकिन वो लोकालिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन उन्होंने बोर ने क्या हमको बताया था कि इलेक्ट्रॉन क्या है फिक्स सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है। लेकिन ये कंसेप्ट टोटली रंग था। यहाँ एक नया कंसेप्ट आया ऑर्बिटल। यहाँ एक नया कंसेप्ट क्या आया, आगे चल के ऑर्बिटल आपको नई चीज़ें लगी होगी, आगे जाके इसको अच्छी तरह से हम समझेंगे, तो वीडियो को एंड तक देखना। ये क्या है, ऑर्बिटल है। एक नया कंसेप्ट आया, इलेक्ट्रॉन किस में है, ऑर्बिटल में है। ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है। तो हमारा पहले जान लेते हैं कि ऑर्बिटल है क्या। ऑर्बिटल क्या है, एक 3D स्पेस है, एटम के अंदर एक 3 डायमेंशनल स्पेस है, इन विच द प्रोबेबिलिटी मैं आपको अच्छी तरह से ऊपर लिख लेता हूँ। हमारे जो ऑर्बिटल नया कंसेप्ट एक आया, उसके बाद वो क्या था, ऑर्बिटल, इसका जो भी बोल सकते हैं। ऑर्बिटल उन्होंने क्या बताया, ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। ये ऑर्बिटल है क्या, ऑर्बिटल क्या है, एक 3D स्पेस है, एटम के अंदर एक 3D स्पेस है, जिसके अंदर हमारे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना जो है वो बढ़ जाती है। 3D स्पेस इन which the probability of finding electron is maximum। हमारे ये क्या है, ऑर्बिटल एक 3D स्पेस है जिसके अंदर हमारे इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की संभावना जो है मैक्सिमम है। क्योंकि हमारा इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल नहीं है, उसका एक फिक्स पोजीशन नहीं हो सकता, वो एक वेव की तरह भी बिहेव करता है। वेव की पार्टिकल होने के साथ साथ वो एक वेव भी है। तो वो क्या रहेगा, वेव तो चारों ओर रहेगा ना, तो उसका जिस जगह पे उसका पाए जाने की प्रोबेबिलिटी या संभावना ज़्यादा है, वो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल आप जो भी बोल सकते हैं। इसको हम आगे अभी डिस्कस करेंगे। तो चलिए चलते हैं हमारे पहला क्वांटम नंबर की ओर। पहले चलते हैं हमारे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जो कि हमारा पहला क्वांटम नंबर है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये हमारा पहला क्वांटम नंबर है। सिंपल सी भाषा में समझेंगे तो ये क्या देगा, ये हमारा सेल का नंबर बताएगा कि किस सेल में हमारा इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। ये हमारा सेल नंबर बताएगा सिंपल भाषा में। देखिए अगर n = 1 है तो इसका सेल क्या होगा, k सेल। देखिए हमारे n क्या होगा, जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसको डिनोटेड किया जाता है n की, स्मॉल n की तरह इसको डिनोटेड किया जाता है n। तो अगर हमारा देखिए n क्या होगा, n 0 नहीं हो सकता या नेगेटिव इंटीजर नहीं हो सकता। ये क्या है, पॉजिटिव, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है। हमारा 0 नहीं होगा कि नेगेटिव नहीं होगा, ये कौन सा भी पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है। अगर हमारा n = 1 है तो सेल क्या होगी, k सेल होगी। अगर n = हमारा 2 है तो l सेल होगी। अगर n = 3 है तो m सेल होगी। तो n = 4 है तो n सेल होगी। सिंपल सा ये हमको सेल नंबर बताता है कि किस सेल में हमारा इलेक्ट्रॉन जो है रिवॉल्व कर रहा है। इसके आगे भी आप लिखते रहेंगे, ऐसे चलता रहेगा। लेकिन हमारा मैक्सिमम के LMN O की तरह जा सकता है, वो भी नहीं हो सकता, मैक्सिमम n तक ही हम हमारा जो अभी तक के जो हमारे एटम्स डिस्कवर हुए हैं उनमें क्या है, n तक हमारा है। तो ये हमको तो सेल नंबर बताता है कि किस सेल में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। उसके साथ साथ ये हमको और जो मेन दो चीज़ बताता है कि साइज़, इसका साइज़ क्या है
और एनर्जी क्या है। ये हमको जो ऑर्बिटल है उसका साइज के बारे में इंफॉर्मेशन देता है और एनर्जी के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। जैसे आप एन की वैल्यू को बढ़ाते जाएंगे यानी हमारा न्यूक्लियस से दूर जाते रहेंगे, जो हमारा जो साइज़ है उसी तरफ इंक्रीज करेगा, हमारा जो साइज़ है इंक्रीज करेगा। जैसे आप नीचे नीचे आओगे साइज़ हमारा क्या है इंक्रीज करता रहेगा। ये हमको साइज़ के बारे में बताता है और क्या बताता है एनर्जी के बारे में बताता है। उसी तरह जैसे आप धीरे धीरे न्यूक्लियस से दूर जाते रहेंगे या एन इंटीजर इससे बढ़ते जाएंगे, हमारा जो एनर्जी है वो भी हमारा बढ़ता रहेगा। जैसे आप न्यूक्लियस से दूर जाते रहोगे सेल नंबर बढ़ती रहेगी, उसी तरह हमारा साइज भी बढ़ता रहेगा, एनर्जी भी बढ़ता रहेगा। हमारा एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए हमारा एक इक्वेशन है, उस इक्वेशन मैं पे लिख लेता हूँ। एनएच सेल का एनर्जी जो है वो क्या है -13.6 Z² अपन n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हमारा Z क्या है, Z हमारा है एटॉमिक नंबर और n क्या है, n है सेल नंबर। किस सेल में इलेक्ट्रॉन है उसी सेल का नंबर अगर हम डिसाइड कर देंगे तो एनर्जी उसका उसी सेल का एनर्जी हमको पता चल जाएगा। तो हमारा ये पहला क्वांटम नंबर था। ये हमको क्या बताता है, सेल के बारे में बताता है कि किस सेल में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, और दो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ साइज और एनर्जी, इसके बारे में हमको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताता है। तो चलिए चलते हैं हमारे सेकेंड क्वांटम नंबर की ओर। तो हमारा जो सेकेंड क्वांटम नंबर है उसको हम बोलते हैं एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। इसको किस चीज़ से डिनोटेड किया जाता है, एल से डिनोटेड किया जाता है। तो हमारा एजीम्यूथल क्वांटम नंबर सिंपल सी भाषा में मैं अगर बोलूँ तो हमको सबसेल के बारे में इंफॉर्मेशन देती है। हमारे सेल के अंदर हमारे जो सबसेल्स है, आप इमेजिन कीजिए हमारे सेल के अंदर हमारे सबसेल है, उसके बारे में ये इंफॉर्मेशन देती है। देखिए हमारे ये क्या सबसेल के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, उसके बाद ये एक मेन चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, शेप, उसका शेप क्या होगा। तो देखिए अगर हमारा L = 0 हो तो हमारा उसके कुछ नेमिंग है, सबसेल के कुछ फिक्स्ड नेम है। हमारे जो सबसेल है उसके कुछ फिक्स्ड नेम है। अगर हमारा L एजीम्यूथल क्वांटम नंबर अगर हमारा 0 है तो सबसेल के क्या कहा जाता है, एस सबसेल, उसका नेमिंग किया गया है एस। अगर ये 1 है तो ये P है, अगर ये 2 है तो ये D है, अगर ये 3 है तो ये F है, अगर ये 4 है तो ये G है। लेकिन हमारा F के हमारे जो अभी तक हमारे आटम डिस्कवर हुए हैं वो सभी F के बाद हमारे नहीं जाते। तो ये चौथा क्वांटम नंबर आज तक हमारे काम में नहीं आया, ये 3 तक ही मैक्सिमम है। तो हमारे इसके जो शेप है मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ये क्या किसके बारे में बताता है, एक मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, शेप के बारे में बताता है। जो हमारा एस सेल है L = 0, जो एस सबसेल है, एस सबसेल का हमारा शेप क्या होगा, स्पेरिकल होगा। क्या होगा, एस सबसेल क्या होगा हमारा स्पेरिकल होगा। तो अगर आप P क्या होगा, P का शेप क्या होगा, डम्बल शेप, ऐसे होता है डम्बल शेप। तो D क्या होगा, डबल डम्बल कैसा होगा, एक डम्बल ऐसा, एक डम्बल ऐसा। तो हमारा जो F जो सबसेल है उसका एक क्रिटिकल स्ट्रक्चर है, 8 फोल्डेड स्ट्रक्चर है, 8 फोल्डेड स्ट्रक्चर है। ये देखिए हमारे 1 2 3 4 हो गए, हमारे जो राउंड वाला स्ट्रक्चर है ये 4 हो गए। तो इसमें क्या आएगा, 8 आएगा, ऐसे 8 आएगा। आप स्क्रीन में अभी देख पा रहे होंगे कैसे आ रहा है, ये 8 फोल्डेड स्ट्रक्चर आएगा। तो इसके जो सबसेल नेमिंग है, इसके L अगर 0 है तो सबसेल S है, अगर 1 है तो इसका सबसेल का नेम क्या है, P है, अगर 2 है तो D है, अगर 3 है तो F है। शेप भी बारे में आप जान गए। लेकिन हमारे जो सबसेल है उसके कुछ लिमिटेशन है, एक सेल में कितने सबसेल रह सकते हैं उसका कुछ लिमिटेशन है। आइए उसकी तरफ चलते हैं। अगर उसका जो लिमिटेशन है आइए उसको अच्छे से समझते हैं। अगर हमारा n यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अगर n है तो क्या है, KSL यानी
पहला सेल है तो एल क्या होगा, एल का एक फॉर्मूला दिया रहेगा जिससे आप पता चल सकता है कि एक सेल में हमारे कितने सब सेल है। एल का वैल्यू क्या रहेगा, 0 to n-1, हमारे 0 से लेकर के n-1 तक की वैल्यू होंगे। तो हमारा एल का क्या आएगा, 0 आएगा टू n-1, n-1, n यहाँ क्या है 1 है तो 1 - 1 0, सिर्फ यहाँ 0 रहेगा। अगर n = 2 है तो इसमें क्या रहेगा, 0 तो रहेगा, उसके साथ साथ 1 भी आएगा, उसके साथ साथ n-1, 2 - 1 1, ये दो ही आएंगे क्योंकि हमारे n-1, 2 - 1 1 है। इसमें क्या रहेगा 0 1, दो आएंगे सब सेल। उसके बाद हम अगर n = 3 यानी थर्ड सेल लेंगे तो उसमें क्या आएगा 0 1 2 3 सब सेल आएंगे। एल क्या होगा 0 to n-1, 0 n-1 क्या है 3 - 1 यानी 2, 0 से 2 तक 0 1 2। अगर उसी तरह अगर n = 4 होगा तो ये क्या आएगा 0 1 2 3, n = 1, 4 - 1 3, 0 से लेकर 3 तक 0 1 2 2 3। अगर हमारा पहला सेल आएगा तो उसमें एक सब सेल आएगी। हमने क्या बताया था, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। हमने बताया था 0 को हमने क्या बोला था S, 1 को P, 2 को D, 3 को F। तो हमारा 1 क्या है हमारा 0 क्या है S है, तो इसमें एक सब सेल होंगी 1S। ये क्या है 0 के लिए S, 0 के लिए S, 1 के लिए P। तो हमारा 2 में कितना आएगा, 2 सब सेल 2S 2P, 2S 2P। उसी तरह हमारा थर्ड सब सेल में 0 के लिए S, 1 के लिए P, 2 के लिए D, 3S 3P 3D, 3 सब सेल। उसके बाद चौथा में 4, 0 के लिए S यानी 4S, 1 के लिए P यानी 4P, 2 के लिए D यानी 4D, 3 के लिए F यानी 4F। इसी तरह हमारे अज़ीमुथल क्वांटम नंबर सेल के अंदर कितने सब सेल है इसको ये डिनोट करता है। कैसे, एक सेल में यानी पहला सेल में n = 1 यानी पहला सेल में एक ही सब सेल है जिसका नाम है 1S। दूसरे हमारे सेल में 2 सब सेल हैं 2S 2P। तीसरे सेल में 3 सब सेल हैं 3S 3P 3D। उसी तरह चौथा में कितने होंगे 4S 4P 4D 4F, 4 सब सेल है। ये था अज़ीमुथल क्वांटम नंबर जो कि हमको सब सेल के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, उसके साथ साथ हमारे शेप के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। चलिए चलते हैं हमारे थर्ड की तरफ जो है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। आइए चलते हैं हमारे थर्ड क्वांटम नंबर की ओर जो कि है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इसको डिनोटेड किया जाता है m की भाषा में, इसको m में डिनोटेड किया जाता है। तो हमको मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमको क्या बताता है, ऑर्बिटल्स के बारे में ये हमको इन्फॉर्मेशन देते हैं। अब पहले मैंने बोला था ऑर्बिटल्स, अब हम आगे ऑर्बिटल्स। एक एटम के अंदर सेल्स है, सेल के अंदर सब सेल्स है, सब सेल के अंदर हमारे ऑर्बिटल्स है, और उसी ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है 3D स्पेस में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। तो हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमको क्या बताती है, ऑर्बिटल के बारे में इंफॉर्मेशन देती है। ऑर्बिटल के साथ साथ ये हमको और एक चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन देता है कि वो किस के ओरिएंटेशन के बारे में इंफॉर्मेशन देती है। हमारे देखिए इलेक्ट्रॉन हमने क्या बताया 3D में रिवॉल्व करता है, तो अगर 3 डायमेंशन में रिवॉल्व करेगा तो वो x में रिवॉल्व कर रहा है या y में कर रहा है कि z में कर रहा है, जो 3 की और किसी डायरेक्शन में हमारे रिवॉल्व कर रहा है उसी को हम बोलते हैं ओरिएंटेशन, कि वो x ओरिएंटेड है या y ओरिएंटेड है या z ओरिएंटेड है। तो इसके मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स के भी हमारे क्या हैं फिक्स्ड वैल्यूज है, कुछ लिमिटेशन है। आइए कुछ लिमिटिंग है, एक सबसेल के अंदर कितने ऑर्बिटल्स होंगे एक लिमिटेशन है, आइए उनको जानते हैं। अगर हमारा L = 0 है यानी S है तो हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m कितना होगा, m का उसी तरह एक फार्मूला है -L से लेके +L तक की वैल्यू। तो अगर हमारा L = 0 है S है तो m क्या होगा -L, अगर 0 तो 0 का कोई माइनस नहीं हो सकता, तो इसमें सिर्फ ओनली 0 ही रहेगा। अगर हमारा L = 1 है तो क्या है उसको हम क्या बोलते हैं, L को P बोलते हैं। तो अगर 1 है तो -1 0 +1
हमारा -l से लेके +l तक, -1 से लेके +1 तक, -1 +1 के बीच में एक 0 रहेगा, तो ये 3 सब तो हमारे ऑर्बिटल्स हो गए। ये हमको क्या बताता है? ऑर्बिटल्स के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। तो हमारे m क्या हो गए? ऑर्बिटल्स है। कितने ऑर्बिटल्स है? l = 1 में, यानी 1p सबसेल में हमारे 3 ऑर्बिटल्स हो गए। उसी तरह हमारे अगर l = 2 है, यानी d है, sp d है, तो इसमें क्या हो गया? d यानी 2 -2 से लेके -2 -1 0 +1 +2 -2 से लेके +2 तक, इसके अंदर क्या हो गए? इतने ही सबसेल नहीं ऑर्बिटल्स हो गए हमारे 2 सबसेल, यानी d सबसेल में हमारे 5 क्या आ रहे हैं? ऑर्बिटल्स आ रहे हैं। तो उसी तरह अगर हमारा 3 है तो उसके हम क्या बोलते हैं? f बोलते हैं। f के अंदर क्या होगी? -3 से लेकर +3 तक, -3 -2 -1 0 +1 +2 +3। तो अगर हमारा s सबसेल है तो s सबसेल में हमारा एक ही रहेगा, क्या? एक ही ऑर्बिटल रहेगा। उसी तरह p सबसेल में हमारे 3 ऑर्बिटल्स रहेंगे। उसका शेप अलग है, मैं यहाँ से आपको समझाने के लिए बॉक्स के शेप में कर देता हूँ। तो हमारा p सबसेल में क्या होगा? 3 ऑर्बिटल्स होंगे। उसी तरह d सबसेल में हमारे 1 2 3 4 5 सबसेल है, 5 सबसेल्स होंगे। उसी तरह f में हमारे क्या आएगा? 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 एक और 7 सबसेल्स होंगी। तो उसी तरह अगर s में हमारे 1 ऑर्बिटल, p में ऑर्बिटल्स होंगे। s सबसेल में हमारे 1 ऑर्बिटल, p सबसेल में 3 ऑर्बिटल, d सबसेल में 5 ऑर्बिटल, f सबसेल में 7 ऑर्बिटल्स होंगे। देखिए हमारे 0 है तो ये 1 है, अगर ये 1 है तो ये 3 है, अगर ये 2 है तो ये 5 है, अगर ये 3 है तो 7 है। तो इससे हमारा एक फार्मूला बन जाता है मैग्नेटिक ऑर्बिटल्स के नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स को हम पहचानने के लिए, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स के लिए एक फार्मूला हमारा बन जाता है 2l + 1। इसको पहले में लगाइए, l कितना है? 0 है, 2 × 0 0 + 1 1, एक ऑर्बिटल आया। तो इसके बाद l को 1 लगाइए, l = 1, 2 × 1 2 + 1 3 ऑर्बिटल्स आए। उसी तरह 12 + 1 ये 5 होंगे, ये 7 होंगे। तो ये हमको मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताते हैं। तो आइए इसको एक हमारे पहले सेल, उसके बाद सबसेल और ऑर्बिटल्स को लेकर एक ब्रॉड डिस्कशन करते हैं। देखिए मैं यहाँ पे n ले लेता हूँ, n क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। यहाँ पे l ले लेता हूँ, l क्या है? एजिमुथल क्वांटम नंबर। यहाँ पे m ले लेता हूँ, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। l हमको क्या पता है? क्या है? 0 से लेके 0 to n-1, 0 से लेके n-1 में हमारा l आएगा। m क्या आएगा? -l to +l, -l से लेके +l तक हमारा क्या आएगा? m आएगा। तो अगर हम n = 1 ले, यानी पहला सेल में हमारे कितने सबसेल्स होंगी? कितने सबसेल्स होंगी? 0 to लेके n-1 तक हम कितना होगा? 0 n-1 1 -1 0, ओनली एक ही सबसेल होगी। तो ये क्या है? 0 को हम क्या बोलते हैं? s, यानी 1s। तो ये हमारा क्या होगा? 1s। उसके तरफ हम चलते हैं। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमारा जो ऑर्बिटल्स होंगे वो क्या होंगे? s में हमारा 0 में क्या आएगा? -l to +l, ओनली 0 आएगा। तो इसके अंदर हमारे क्या? एक ही ऑर्बिटल आएगा। पहला सेल में हमारा एक ही सबसेल पहला सेल में एक ही सबसेल आएगा, एक ही ऑर्बिटल आएगा। उसके बाद हम चलते हैं हमारे दूसरे सेल पर। दूसरे सेल्स में हमारे क्या होंगी? 0 होंगी, n-1 1 होंगी। तो हमारा क्या है? 2s है, 2p है। हमारा s में कितना आएगा? हमारा s में जो 0 के लिए हमारा -l to +l, उसी तरह हमारा ओनली 0 आएगा। उसके बाद 1 के लिए कितना आएगा? -1 0 +1। हमारा देखिए 0 के लिए एक सेल हो गए, एक 2 नंबर सेल हो गया, उसके अंदर 2 सबसेल्स हैं। दूसरे सेल के अंदर 2 सबसेल्स हैं। तो पहला सबसेल के अंदर 0s सबसेल के अंदर हमारा एक ही ऑर्बिटल है, और दूसरा सबसेल हमारा p सबसेल के अंदर 3 ऑर्बिटल्स हैं,
1 2 3। इसको हम px py pz के इसको नेमिंग किया जाता है। एक्स वाई जेड, एक्स ओरिएंटेड है, वाई ओरिएंटेड है, जेड ओरिएंटेड है, उसके तरफ नेमिंग किया जाता है। ये हो गया हमारा दूसरा सेल। उसके बाद तीसरा सेल में क्या आएगा, l इक्वल टू 0 से n-1 तक। तो हमारा 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, यानी 3s 3p 3d। तो 0 के लिए a की ऑर्बिटल 0, 1 के लिए -1 0 +1 और 2 के लिए -2 से लेकर +2 तक, -2 -1 0 +1 +2। तो ये तीसरा सेल में s में a की सब सेल होंगी, p में 3 सब सेल होंगी, d में कितना सब सेल होगा, 5 सब सेल होंगी। उसी तरह d को भी कुछ नेमिंग किया गया है, अभी इसके बारे में हम डिस्कशन नहीं करते। ये हो गया पहला सेल के अंदर एक ही सब सेल आएगा, एक सब सेल के अंदर एक ऑर्बिटल आएगा। उसी तरह दूसरे सब सेल के अंदर हमारे क्या आएंगे, दूसरे सेल के अंदर 2 सब सेल आएंगे। एक पहला सब सेल के अंदर एक ऑर्बिटल आएगा और दूसरा सब सेल के अंदर 3 ऑर्बिटल आएगा, यानी p सब सेल के अंदर 3 ऑर्बिटल है। उसी तरह d सब सेल के अंदर 5 ऑर्बिटल है। ये हमारे थे n इक्वल टू, उसके बाद हम लेते हैं n इक्वल टू 4, यानी चौथा सेल को हम लेते हैं। तो अगर हम n इक्वल टू 4 को लेंगे चौथा सेल को, तो चौथा सेल में हमारे कितने सब सेल आएंगे, 0 से लेकर 3 तक आएंगे, क्योंकि n-1 अभी तक आपको पता चल गया होगा 0 से लेकर 3 तक आएंगे। तो हमारा पहला के लिए हमारा m क्या आएगा, -l से प्लस लेग तक ओनली 0। तो ये हो गए हमारे, ये हो गए 4s, ये हो गया 4p, ये हो गया 4d, ये हो गया 4f। तो पहला 0 आएगा, उसके अंदर एक ही ऑर्बिटल होगी, तो दूसरे के अंदर -1 0 से लेके +1 तक 3 ऑर्बिटल्स होंगी। उसी तरह d के लिए -l से +l तक -2 -1 0 +1 +2 1 2 3 4 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल्स होंगी। उसी तरह f के लिए हमारा क्या आएगा, -3 से लेकर +3 तक -3 -2 -1 0 +1 +2 +3। इसके लिए हमारा 1 2 3 4 5 6 7 ऑर्बिटल्स आएंगी। तो हमारा चौथा सेल के अंदर 4 सब सेल हैं और पहला सब सेल S सब सेल के अंदर 1 ऑर्बिटल है, P सब सेल के अंदर 3 ऑर्बिटल है, D सब सेल के अंदर 5 ऑर्बिटल है और F सब सेल के अंदर 7 ऑर्बिटल्स है। ये था हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और उसके बाद हमारा ये हमारा डिराइव हुए थे श्रोडिंगर इक्वेशन से, ये हमारा डिराइव हुए थे। उसके बाद हम चलते हैं चौथा क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर की ओर। चौथा यानी फाइनल क्वांटम नंबर है, आखिरी क्वांटम नंबर है, उसको हम बोलते हैं स्पिन क्वांटम नंबर। इसको डोनेटेड किया जाता है एस के माध्यम से, इसको डिनोटेड किया जाता है एस के माध्यम से। अगर हमको स्पिन क्वांटम नंबर क्या बताता है, ये सिर्फ बताता है रोटेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, रोटेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, ये क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, ये हमको सिर्फ बताता है। ये जो क्वांटम नंबर है स्पिन क्वांटम नंबर, इसका 2 ही वैल्यूज होंगे, आइदर +½ और -½ अगर इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूरेगा, अगर इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूरेगा उसको अगर हम +½ लेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज को क्या लेंगे, एंटी क्लॉकवाइज को हम क्या लेंगे, -½ अगर एंटी क्लॉकवाइज को हम +½ लेंगे तो क्लॉकवाइज को -½ लेंगे। इसका कोई फिक्स वैल्यू नहीं है कि आप क्लॉकवाइज को +½ ही लें कि एंटी क्लॉकवाइज को -½ ही लें। अगर आप एक को +½ लेते हैं तो दूसरे को आप -½ लेंगे। तो ये था स्पिन क्वांटम नंबर, ये था क्या क्वांटम नंबर का पार्ट 1 वीडियो। इसके बाद हमारा पार्ट 2 वीडियो आएगा। पार्ट 2 वीडियो में हम पढ़ेंगे पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और अबव प्रिंसिपल और फुन्स रूल, जो 3-4 प्रिंसिपल्स है उसको आगे हम डिस्कशन करेंगे। जो प्रिंसिपल के तहत, जिसके तहत हमारा एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होगी और जो इलेक्ट्रॉन्स होगी वो ऑर्बिटल में कैसे फिलअप होंगे, उसके बारे में हम पार्ट 2 वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर ये वाला वीडियो आपको अच्छा लगा तो जल्दी से जाके वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर योर टाइम एंड वॉचिंग।